आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिद स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो बातचीत उस रिमार्क्स को लेकर है जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूरे हिंदुस्तान की यूथ के ऊपर लगाया है। रिमार्क्स इस तरह से है कि उसने कहा कि जो एक एडवोकेट ने एक प्ली जो फाइल की थी, वो प्ली इस तरह से थी कि उस एडवोकेट को सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर नहीं बनाया जा रहा था। अब इस केस के बीच में, इस पिटीशन के बीच में क्या था और क्या सिस्टम है, हम उसमें नहीं जाएंगे। प्ली एक एडवोकेट ने लगाई थी और वो एक यंग एडवोकेट था जिसने सीनियर एडवोकेट का स्टेटस मांगने के लिए प्ली लगाई थी। वहीं पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस केस को सुनवाई करते हुए जो ऑब्जर्वेशंस दी, वो ऑब्जर्वेशन इस वक्त पूरे हिंदुस्तान की सेंसेशन बन चुकी है, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनके लिए रिमार्क्स ये कहा कि इनको कोई भी प्रोफेशंस नहीं मिलता है। अनएम्प्लॉयड यूथ को ये काकरोच की तरह सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट, आरटीआई एक्टिविस्ट और मीडिया ज्वाइन करते हैं और उसके बाद सिस्टम के हर एक व्यक्ति को टारगेट करना और सिस्टम को टारगेट करना का काम करते हैं। लेकिन आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, इसी देश का कानून है और इसी देश के अंदर राइट टू इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए यही सुप्रीम कोर्ट की डीबी की जजमेंटें कहती हैं कि ये एक आम सिटीज़न का, एक नागरिक का अधिकार है। वहीं पे बात करें किसी भी इवन जुडिशरी, जिस जुडिशरी के सिस्टम का हेड ये रिमार्क्स लगा रहा है, उस जुडिशरी को भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने का अधिकार एक इंडियन सिटीज़न का है। और वहीं पे बात करें कि ऑनरेबल जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत शर्मा ने जो रिमार्क्स लगाए हैं यूथ के ऊपर, उस जेनजीज के ऊपर जो अनएम्प्लॉयमेंट ऑलरेडी इंक्रीज़ हो चुका है, कि इनको कोई प्रोफेशन नहीं मिल रहा है, उसका कारण करप्शन है। और जितने भी सिस्टम, जिससे हम जुडिशरी सिस्टम कहते हैं या एग्जीक्यूटिव सिस्टम है या पार्लियामेंटेरियन हैं या जितने भी लोग सिस्टम के अंदर हैं, उन सिस्टम के अंदर पारदर्शिता लाने का तरीका क्रिटिसिज्म। अगर किसी व्यक्ति को कोई क्रिटिसाइज करेगा ही नहीं तो फिर ये सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी कैसे आएगी। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतना क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ईगो हर्ट हो गया था जो बढ़ास आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने निकाली। वो बढ़ास ये निकाली कि जो कारवान, क्योंकि इसमें सोशल मीडिया, इसमें अगर इंक्लूड करें तो सोशल मीडिया आ गया, फिर इसमें अटैक जर्नलिस्टों पे भी है, इस पे अटैक एडवोकेटों पे भी, जो यंग एडवोकेट आ रहे हैं। और उन्हें इसको पेस्टिसाइड्स भी कहा कि ये बीमारी की तरह, जैसे कि कोई किसी भी बीमारी किसी को फंगस लगती है, किस बैक्टीरिया की वजह से लगती है। और ऐसे रिमार्क्स कहा कि ऐसे जो काकरोचों की तरह अनएम्प्लॉयड यूथ घूम रही है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उनको कोई प्रोफेशन नहीं मिल रहा है और ये प्रोफेशन वो एक्वायर करके सिस्टम पे अटैक करते हैं। इसका बेसिक कारण जो कारवान न्यूज़ है, जो जर्नल है, एक जर्नल जो आर्टिकल छापने का काम करता है। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उस वक़्त कि जो एलिगेशंस चीफ जस्टिस के ऊपर लगे और उसके बाद ऑन एफिडेविट एक व्यक्ति ने वो एफिडेविट भी कारवान न्यूज़ ने पब्लिश किया और कारवान न्यूज़ ने ये क्लियरली लिखा कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस वक्त हैं, 8 केस उसने सेटल डाउन किए जिसमें करप्शन के एलिगेशंस और जो कंप्लेंटें उसके अगेंस्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर फाइल की गई, उन पे सुनवाई होने के बिना, उन पे कोई कॉग्निजेंस होने के बिना, वो पेंडिंग होने के बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए, चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, जबकि इन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर ये केस
8 केस सेटल डाउन किए, जो प्रॉपर्टी डीलिंग को लेकर चीज़ें जो हुई थी, जो ट्रांजैक्शंस हुई थी, जो चेक नंबर ऑन एफिडेविट उस व्यक्ति ने कोर्ट के अंदर फाइल किए थे, उस पर कोई भी कार्रवाई ना हुई। ये कारवां न्यूज़ में जब खबर छापी गई तो उसके बाद तमाम हिंदुस्तान के सोशल एक्टिविस्ट, सोशल मीडिया और आरटीआई के ज़रिए सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठा करने के बाद इस जज साहब पर एलिगेशन लगे, जो इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और ये ताकत थी उस आरटीआई की और उस सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों की, जिन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्मों ने एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी एक्सपोज करने के लिए या क्रिटिसाइज करने के लिए इन हथियारों को इस्तेमाल किया। तो आज का जो रिमार्क्स है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो रिमार्क्स लगाया है, ये बहस कहीं वही दिख रही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूरे हिंदुस्तान की यूथ को इन्वॉल्व कर लिया और यूथ को इन्वॉल्व करने के बाद ये रिमार्क्स लगाए। अब ये रिमार्क्स इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में फैल रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति देख रहे हैं। वहीं पे जिन एडवोकेटों पे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग इनिशिएट की जाती है, या जो एडवोकेट लॉनों के अंदर बैठ के, हाई कोर्टों के लॉनों के अंदर बैठ के ये डिस्कशंस करते हैं कि किस बेंच के पास हमारा केस लगना चाहिए, यहाँ से हमें रिलीफ मिलेगा, और किस बेंच के पास लगाएंगे तो डिले हो जाएगा। और आप अगर देखेंगे, ये वही सिस्टम है जिस सिस्टम के अंदर पेपर लीक 2018 से नीट का पेपर या जितने भी पेपर होते हैं वो लीक हो रहे हैं। लीक होने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक लिटिगेशंस पहुँच रही हैं, लेकिन उसके बाद भी ये सिस्टम कोई भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचता है। इसके लिए कोई भी पाइपलाइन सेट नहीं कर पा रहा है कि इन चीज़ों से कैसे बचा जाए। तो उसके बावजूद अगर जुडिशरी के अंदर कुछ परसेंट लोग, जैसे जस्टिस यशवंत शर्मा जैसे जस्टिस, जिनके घरों से पैसे पकड़े जाते हैं, इनके खिलाफ अगर जिन वकीलों ने हाई कोर्टों से या सुप्रीम कोर्टों से आर्डर लेने हैं, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने से बचते हैं, कंट्रोवर्सियों से बचते हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट जैसे एक काकरोच को इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पिछले 6 सालों से बिना ट्रायल के जेल के अंदर रखा है। मैं उमर खालिद की बात कर रहा हूँ। और उस काकरोच का भी यही काम था कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट था, और उस एक्टिविस्ट का भी यही काम था कि वो एक सोशल एक्टिविस्ट था, और उस एक्टिविस्ट का भी यही काम था कि वो इस गलत सिस्टम को एक्सपोज करता था। और उसके बावजूद उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि आप 1 साल बाद आएँ, आपको बेल मिलेगी। 6 साल अंडर ट्रायल हो गए। वहीं पे हम ऐसी भी वीडियो देखते हैं कि वहीं पे सुप्रीम कोर्ट के जज ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब वो देखते हैं कि 8 साल या 10 साल से एक व्यक्ति अंडर ट्रायल है और उसको ज़मानत हाई कोर्ट ने नहीं दी है, तो वो कहते हैं इट इज़ वेरी शॉकिंग कि 8 या 9 साल या 6 साल या 5 साल से एक व्यक्ति जेल के अंदर, जुडिशल कस्टडी के अंदर है, अंडर ट्रायल है, उसके ट्रायल कंप्लीट नहीं हुए हैं, उसको सज़ा नहीं हुई है क्योंकि वो पीरियड सज़ा में काउंट नहीं। लेकिन वहीं उमर खालिद की बात करें जो अभी तक जेल में है, क्योंकि वो भी एक सोशल एक्टिविस्ट है, वो भी इन्हीं काकरोचों में आता है जिन काकरोचों की बात चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने की है। और वहीं पे अगर बात करें, जो कारवां न्यूज़ ने ये छापा था, उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नोटिस में, और ये खुद पढ़ा था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, और सुबह सुबह आते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कपिल सिब्बल ने इसके ऊपर कहा था कि आपके खिलाफ ऐसा लिखा गया है, और सीरियस नोट लिया था। वहीं पे जब जुडिशल करप्शन पे एनसीईआरटी ने बुक पब्लिश करने की कोशिश की और एक चैप्टर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, तो उनको भी नोटिस इशू हुआ, कंटेम्प्ट नोटिस हुआ और उनको कोर्ट में भी बुलाया गया। लेकिन वहीं पे अगर बात करें जुडिशल करप्शन के साथ साथ पॉलिटिकल करप्शन और ब्यूरोक्रेटिक करप्शन का भी, इसी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इस पे भी स्टडी होनी चाहिए। लेकिन वहीं पे अगर कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करता है, अगर एक व्यक्ति को प्ली गलत फाइल करता है, उसके अंदर क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज़ थी या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ थी, वो हम नहीं जानते। लेकिन क्या ये रिमार्क्स जो पूरे हिंदुस्तान की यूथ के लिए, जो यूथ पढ़ने लिखने के बावजूद अपना स्किल कहीं यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, और ट्रांसपेरेंसी और
एक्टिविज़्म जो एक्चुअली एक्टिविज़्म है उसके तहत अगर उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रही है, लेकिन इस देश की सबसे संवैधानिक सबसे बड़ी चेयर पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर उनको ये चीज़ कहे कि ये लोग कॉकरोच हैं, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितनी यूथ है उन यूथ को ये सोचना पड़ेगा कि अब हिंदुस्तान का जुडिशल सिस्टम और हिंदुस्तान के बाकी करप्ट सिस्टम कहाँ तक पहुँच चुके हैं और उनको इसके बारे में सोच विचार करना पड़ेगा। आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।